चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो जो है आपको आज से एक नया चैप्टर शुरू करना है ना। कल टेस्ट दिए थे आप लोग? दिए थे। क्वेश्चन बनाए थे? बना था। जो क्वेश्चन करवाए हैं वहीं से क्वेश्चन दिए हैं। जो क्वेश्चन करवाए हैं वहीं से क्वेश्चन दिए, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। समझ गए? एक आध गो आंसर गलत है। अच्छा ठीक है, 3 गो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो सही उत्तर आपको मालूम है ना? हो तो गया। आम खाने से मतलब रखना है, गुठली गिनने से नहीं। कम से कम आप इतने तो अच्छे हो गए हैं कि अब आपको ये पता चल जा रहा है कि हाँ ये आंसर गलत है। बहुत बड़ी बात है ये, समझे? तो जो सही उत्तर है उसको आप याद रख लीजिएगा। अब इसके लिए हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है कि 3 गो 4 गो आंसर गलत था। सही उत्तर आपको मालूम है ना, हो बस हो गया। उसको सही करके आप देख लीजिए। अब इसके लिए हाय तौबा मचाइएगा तो उचित नहीं है। तो उसको आप अपना सही करके देख लीजिएगा। और ओएमआर चेक हो गया था? नहीं हुआ था? ओएमआर तो मशीन चेक करेगा ना। अच्छा ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 1 से 2 दिन में, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आप अपना परफॉर्मेंस देखिएगा। अगर 60% 70% से ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा है तो आप बेहतर हैं, अगर उससे कम है तो आप अच्छे नहीं हैं। तो आइए अब आज से हम लोग अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आपको पीडीएफ नोट मिल गया होगा, मिल गया है ना? 3 चैप्टर का मिला होगा, 8, 9 और 10। और ऑनलाइन भी जो है अपलोड हो गया होगा। नहीं जी, यही लड़का ऑनलाइन अपलोड है ना? हाँ चलिए ठीक है। तो आइए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और अब मुंह बंद कीजिए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब मूल अधिकार। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम लोग मूल अधिकार के अर्थ को समझेंगे। मूल अधिकार के अर्थ को सबसे पहले समझेंगे हम लोग। हे, कहां रहती है लड़की? काहे इतना लेट से आती है, हैं? आप लोग सही से बैठ जाए, इसकी वजह से 3:30 बजे से क्लास शुरू करते हैं। उसमें भी आप लोग का एक अलग नौटंकी है। और 3:45 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक आते रहिए। अरे हे लड़का, हे खाली दे दिखाने के लिए है तुम्हारा? बोले हुए हैं क्लास टीचर में, क्लास में टीचर आ जाए तो किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं देना है। तो काहे एंट्री दिया? मुंह देखने के लिए है वहां पे। आइए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। सबसे पहले मूल अधिकार के अर्थ को समझेंगे। मूल अधिकार का अर्थ क्या है? सबसे पहले जो है हम लोग मूल अधिकार के अर्थ को समझेंगे। अर्थ
अर्थ को समझेंगे। इसके बाद मूल अधिकार की विशेषता को देखेंगे। मूल अधिकार की विशेषता को देखेंगे। और फिर इसके बाद मूल अधिकार को लेकर जो संवैधानिक उपबंध है, मूल अधिकार को लेकर जो संवैधानिक उपबंध है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मूल अधिकार को लेकर ये 3 प्रावधान को हम लोग देखते हैं। मूल अधिकार के अर्थ को समझते हैं, मूल अधिकार की विशेषता को देखते हैं, और फिर मूल अधिकार को लेकर जो संवैधानिक उपबंध है उस संवैधानिक उपबंध को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अर्थ देखिए। मूल अधिकार को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैसे अधिकार होते हैं जिसके बिना मानव का जीवन पशुतुल्य हो सकता है। मूल अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जिसके बिना मानव का जीवन पशुतुल्य हो सकता है, मानव का जीवन पशु के समान हो सकता है। अगर मूल अधिकार ना हो तो मानव जीवन और पशु जीवन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। मूल अधिकार जब आप पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे, बोलना, स्वतंत्रता पूर्वक बोलना हमारा मौलिक अधिकार है। हम बोल लेते हैं, आप बोल लेते हैं, या कोई भी भारत के भीतर जो बोल लेता है वो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। भारत में कहीं भी आ जा लेते हैं वो आपका मौलिक अधिकार है। आप अपने मन मुताबिक भारत में कोई भी व्यवसाय कर लेते हैं वो आपका मौलिक अधिकार है, वो आपका मौलिक अधिकार है। आप देखेंगे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, हम तो यही चाहेंगे कि आप सबको नौकरी हो जाए, लेकिन सबको पॉसिबल है नहीं। उतना सीट कहां होता है कि सबको हो जाए, सबको नहीं हो सकता है, सबको नहीं हो सकता है। और जब आपको नहीं होगा जॉब तो जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप कीजिएगा। तो आप कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं, भारत में आप कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं, आपको यह अधिकार है और यह आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। रोड किनारे जो ठेला लगा करके व्यापार करता है लोग, वो फंडामेंटल राइट है। रोड किनारे किसी को व्यापार करने से आप रोक नहीं सकते हैं। बस यही है कि लोग जो है रोडे का अतिक्रमण कर देता है, दिक्कत ये हो जाता है। रोड का अतिक्रमण नहीं करना है। जो रोड है, रोड के नीचे में आप दुकान खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप दुकान खोल सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। फिर आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सब आपका फंडामेंटल राइट है। आप थोड़ा सोच करके देखिए, क्यों हम आपको ये बात बोले हैं? मूल अधिकार के बिना मानव का जीवन पशुतुल्य हो जाता है। क्यों यह बात बोले हैं, इसको थोड़ा आप सोच करके देखिए, थोड़ा आप सोच करके देखिए। अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा, अगर आपको भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं होगा, अगर आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार नहीं होगा, अगर आपको कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, तो थोड़ा आप सोच करके देखिए आपका जीवन कैसा हो जाएगा। मतलब आपको एक सीमित एरिया में रोक दिया जाए कि आप यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं।
एक कमरा में बंद कर दिया जाए, कह दिया जाए कि आप यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। किसी भी रूप में आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो मूल अधिकार की वजह से ही भारत में लोगों का मानसिक विकास, लोगों का भौतिक विकास, लोगों का नैतिक विकास संभव हो पाता है। लोगों का नैतिक विकास संभव हो पाता है। तो मूल अधिकार को इसलिए भी मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। संविधान ने दिया है और संविधान ही इसकी सुरक्षा की भी गारंटी देता है। संविधान ही इसकी सुरक्षा की भी गारंटी देता है। मूल अधिकार हमें कहां से मिले हैं? मूल अधिकार हमें मिले हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 कहां है? ये संविधान में है। कहां है? संविधान में। और देश किससे चलता है? देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है? संविधान। संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो घटना हुई है, बांग्लादेश की घटना के विषय में मालूम है? बांग्लादेश में जो घटना हुई है, वह घटना तो यही बतलाता है कि संविधान से ऊपर भी जनता है। संविधान से ऊपर भी जनता है। क्या हुआ है बांग्लादेश में, कुछ पता है आप लोग? बांग्लादेश में, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, थोड़ा थामिए। बांग्लादेश में हुआ यह है कि वहां पर छात्र आंदोलन हुआ। छात्र आंदोलन हुआ। बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का डिमांड था आरक्षण को समाप्त करना। बांग्लादेश की आजादी में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, उन्हें आरक्षण दिया गया था। तो इससे हो क्या रहा था? सरकारी नौकरी में बांग्लादेश के कुछ ही लोग जा पा रहे थे। पूरे बांग्लादेश के लोग सरकारी नौकरी में शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो आरक्षण को समाप्त करने को लेकर के छात्र आंदोलन हुआ बांग्लादेश में। और उस छात्र आंदोलन पर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दी। लेकिन वह आंदोलन धीरे धीरे काफी व्यापक हो गया और फिर आंदोलनकारियों को आतंकवादी, खुदगर्ज, पाकिस्तान प्रस्त, ये सब कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री के द्वारा ये सब कहा जाने लगा। तो आंदोलन और भी काफी व्यापक हो गया। बाद में जब प्रधानमंत्री के द्वारा जब वहां के छात्रों को अपशब्द कहा गया, तो फिर आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बन गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही मांग था, एक सूत्रीय मांग था, प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री शेख हसीना उस आंदोलन को काफी कड़ाई से दबाने का भरपूर प्रयास की और दबाई भी। और बांग्लादेश में काफी ज्यादा हिंसा हुआ। सैकड़ों छात्र मारे गए हैं, सैकड़ों छात्र मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं, बांग्लादेश के सैनिक मारे गए हैं और शेख हसीना के पार्टी के लोग मारे गए हैं। लगभग कुल मिलाकर के देखिएगा तो हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं बांग्लादेश में। और अभी बांग्लादेश का स्थिति
इतना नाजुक हो गया है कि शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और कहां वो छिपी है कोई अता पता नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि वो भारत में आकर के छिपी हुई है। अब सच्चाई इसमें क्या है, अभी तक भारत सरकार इसका कोई खंडन नहीं किया है। भारत सरकार इसका कोई खंडन नहीं किया है, तो ये कह देना कि भारत में ही है, ये सही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये अगर भारत सरकार पुष्टि भी कर देता है तो कहीं ना कहीं संबंध में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, अब जो भी मामला हो। लेकिन ये चीज तो यही ना दर्शाता है कि सबसे ऊपर जनता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, सबसे ऊपर जनता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को लूट लिया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। कोई उनके घर में खरगोश लेकर के जा रहा है, कोई मछली लेकर जा रहा है, कोई बेडशीट लेकर जा रहा है, कोई उनका साड़ी लेके जा रहा है, तो कोई तकिया लेके जा रहा है। इसका असर भारतीय राजनीति पर बहुत व्यापक पड़ने जा रहा है, बहुत व्यापक पड़ने जा रहा है। देखिए एक बात जानिए, डिक्टेटरशिप सही नहीं है। छात्रों की जो मांग थी वो जायज थी और सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म भी कर दिया, यानी बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म भी कर दिया, आरक्षण को समाप्त भी कर दिया। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो आंदोलनकारियों को अपशब्द कहा गया, ये चीज नागवार गुजरा एक प्रकार से कहिए तो। और इसी वजह से लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं, और इसी वजह से लोकतंत्र में जनता को जनार्दन माना जाता है, मतलब भगवान माना जाता है, समझे। तो ज्यादा तानाशाही कीजिएगा तो फिर गड़बड़ तो है ही। और जो शेख हसीना है बहुत ज्यादा तानाशाह हो गई थी। देखिए ये सही बात है, बांग्लादेश अगर आर्थिक तौर पर तरक्की किया है तो उसमें शेख हसीना का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बांग्लादेश की तरक्की के पीछे शेख हसीना का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, जो शेख हसीना एक टाइम में बांग्लादेश की सबसे लोकप्रिय नेत्री हुआ करती थी, वो आज बांग्लादेश से चोरी छिपे भागी है। तो यही होता है समय का काल चक्र। महाभारत अगर आप देखे होंगे पुराना वाला, तो उसमें एक ट्यून है, मैं समय हूं, मैं समय हूं, और समय का काल चक्र हमेशा घूमता है। तो मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार इसलिए अपने आप में मूल है क्योंकि इसके बिना लोगों का विकास संभव नहीं है। अगर ये ना हो तो मानव जीवन पशुतुल्य हो जाएगा। और मूल अधिकार को इसलिए मूल अधिकार माना जाता है क्योंकि यह अधिकार हमें हमारा संविधान ने दिया है, और संविधान ने यह अधिकार दिया है, और संविधान ही इसकी सुरक्षा की भी गारंटी लेता है। संविधान ही इसकी सुरक्षा की भी गारंटी लेता है। यही सब वजह है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार माना जाता है। इसके बाद मूल अधिकार की विशेषता। मूल अधिकार की विशेषता को आप समझिएगा, और मूल अधिकार की विशेषता को निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। परीक्षा के लिहाज से मूल अधिकार की विशेषता काफी महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार की अगर हम विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार की कई सारी विशेषताएं हैं। मूल अधिकार की अगर हम विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार की कई सारी विशेषताएं हैं। मूल अधिकार की पहली विशेषता यह है कि यह सीमित है, यह सीमित है, या इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि यह असीमित नहीं है, यह असीमित नहीं है।
या उसी को हम कह सकते हैं यह सीमित है। आप थोड़ा सोच करके देखिए ना, आपके नोट में लिखा हुआ है असीमित नहीं है, अनलिमिटेड, इसको अंग्रेजी में लिख रहे हैं तब थोड़ा और स्पष्ट होगा आपका, ठीक है। अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे मोबाइल में 99 रुपया भराए तो चीज अनलिमिटेड नहीं होता है। 99 रुपया अगर आप भराइएगा तो चीज लिमिटेड होगा। और जैसे मान लिया जाए कि 749 रुपया या 799 भराते हैं तो अनलिमिटेड हो जाता है, ऐसा होता है। सुनिए, जैसे आप जियो का सिम है, अगर आपका मान लिया जाए जियो का सिम है आपका, 99 रुपया भराइएगा तो आपको लिमिटेड चीज देगा, लिमिटेड। एक माह के लिए हो सकता है, प्रतिदिन 100 कॉल दे दे, 100 मैसेज दे दे, 1 GB पर डे डाटा दे दे। लेकिन अगर आप वही 799 भरा लेते हैं, अनलिमिटेड 3 महीना तक अनलिमिटेड कॉल कीजिए, मैसेज भेजिए, या जो भी है वो आप अपना करते रहिए। तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड नहीं है मतलब लिमिटेड है, मतलब क्या, सीमित है। क्या है, सीमित है। इसको आप समझ पा रहे हैं? तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार है वह असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, मतलब सीमित है। मौलिक अधिकार सीमित है, सीमित है, लिमिटेड है, इसका मतलब यह है मौलिक अधिकार सीमित है। इसको और कैसे समझेंगे? देखिए, बोलने का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति, यानी बोलने का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो अब ठीक है, बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तो क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं हम, मतलब हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और विशेष तौर पर आप कोई भी वैसी बात नहीं बोल सकते हैं जो हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता हो। आप वैसी कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं। आप वैसी कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं जो हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता हो। आप भारत के विरोध में जाकर कोई बात नहीं बोल सकते हैं, भारत देश के विरोध में। एक बात यहां पर समझिएगा, आप भारत सरकार के विरोध में जाकर बोल सकते हैं। भारत सरकार मतलब मोदी सरकार। मोदी सरकार अगर कुछ भी की है तो उनके विरोध में जाकर आप बोल सकते हैं। लेकिन जो भारत देश है, भारत देश के विरोध में जाकर के आप नहीं बोल सकते। भारत देश के विरोध में जाकर के आप नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद आप वैसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जिससे दंगा हो जाए, जिससे दंगा हो जाए, माहौल बिगड़ जाए, माहौल बिगड़ जाए, वैसा आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगली बात, आप सोशल मीडिया पर अपना विचार रख सकते हैं, यह भी आपका फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 19 के तहत ही। आप वीडियो बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं,
मतलब YouTube पे जो वीडियो है आप एकदम बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। और सिनेमा सब जो बनता है वह भी अनुच्छेद 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो ठीक है, लेकिन आप एक सीमित दायरा में रह करके हर काम कर सकते हैं। जैसे रोड किनारे आप दुकान लगा सकते हैं, तो इसका यह मतलब थोड़े है कि पूरे रोड का ही आप अतिक्रमण कर लीजिएगा। रोड किनारे आप दुकान लगा सकते हैं, आप रोड का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, रोड का अतिक्रमण आप नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो यह सीमित है, सीमित है, सीमित है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। कुछ समझे? हां या ना? तो नोट में आपके लिखा हुआ है असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब लिमिटेड है मतलब सीमित है, लिमिटेड है मतलब सीमित है। वही ना, ये कहिए, ये कहिए या ये कहिए, ये कहिए या ये कहिए, बात बराबर है, हां या ना? इस बात को समझ पाए आप? क्लियर है? चलिए ठीक। इसके बाद मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता, मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह वाद योग्य है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह वाद योग्य है, यह वाद योग्य है। मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता यह है कि यह वाद योग्य है, यह वाद योग्य है, यह वाद योग्य है। इसका मतलब क्या है? यह वाद योग्य है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? यह वाद योग्य है, इसका मतलब और इसका अर्थ यह है कि इसे न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है, इसे न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए अपने धर्म को मानना हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके अनुरूप आचरण करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अब हम अपने धर्म को मान रहे हैं, हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग आचरण कर रहे हैं, और हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करने से रोक लगाया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है। मतलब हम हिंदू हैं, हम मंदिर में जाकर पूजा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें सरकार मंदिर में जाकर पूजा करने नहीं दे रहा है। अगर सरकार हमें मंदिर में जाकर पूजा करने नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। और जब हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो हम सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इधर उधर नहीं, आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे तौर पर। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जाइए, न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को बहाल कर सकता है, न्यायालय आपके मौलिक अधिकार को बहाल कर सकता है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय भी जाते हैं तो न्यायालय उसे लागू नहीं करता है, न्यायालय उसे लागू नहीं करता है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है और आप न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय उसे लागू करता है। वाद योग्य का मतलब यही है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है।
मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इसका मतलब यह है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, और अगर आप न्यायालय के शरण में जाते हैं तो न्यायालय उसे लागू करवा सकता है। लागू करवा सकता है कि न्यायालय उसे लागू करता है, न्यायालय उसे लागू करता है। तो यह है वाद योग्य का मतलब समझे है। इसके बाद आगे तीसरा अगर देखा जाए, मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिला है, आपको मिला है, राज्य के खिलाफ। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिला है, मतलब आपको मिला है मौलिक अधिकार। किसके खिलाफ? आपको मौलिक अधिकार मिला है राज्य के खिलाफ। और पूरे फंडामेंटल राइट मूल अधिकार नामक चैप्टर को पढ़ते हुए जहां भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा वहां राज्य का मतलब समझना है आपको भारत। वहां राज्य का मतलब क्या समझना है? भारत। राज्य का मतलब भारत समझना है। मतलब मूल अधिकार व्यक्ति को मिला है, राज्य के खिलाफ मिला है। मूल अधिकार कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज्यादा अधिकार देता है, व्यक्ति को ज्यादा अधिकार देता है, और राज्य को सीमित करता है, राज्य को सीमित करता है, राज्य को सीमित करता है। इसके बाद मौलिक अधिकार की अगली विशेषता यह है कि यह अस्थाई नहीं है, यह अस्थाई नहीं है, या यह अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है। यह अस्थाई नहीं है या अस्थाई है। देखिए, मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है मतलब अस्थाई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद संविधान में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार के प्रावधान को मौलिक अधिकार से हटा सकता है, और संसद संविधान में संशोधन करके किसी नए प्रावधान को मौलिक अधिकार में शामिल कर सकता है। कहने का मतलब क्या है आप समझिएगा। देखिए, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। ठीक है, यह सही है। लेकिन अगर आप संसद की बात करेंगे, अगर आप संसद की बात करेंगे तो जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार के प्रावधानों में से किसी प्रावधान को हटा सकता है या किसी नए प्रावधान को जोड़ सकता है। इसी वजह से कहा जाता है यह अस्थाई नहीं है, मतलब यह अस्थाई है। यह अस्थाई नहीं है मतलब यह क्या है? अस्थाई। देखिए, जैसा कि हुआ भी है, आपको 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, और अनुच्छेद 21 का क जोड़ते हुए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगर मौलिक अधिकार अस्थाई होता, अस्थाई होता, अस्थाई का मतलब समझते हैं ना? जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे इस क्लासरूम में किसी का भी जगह अस्थाई नहीं है। अस्थाई है? जैसे कोई है, ये लड़की आज यहां बैठी है, कल हो सकता है 2 बेंच पीछे बैठ जाएगी, कल हो सकता है यहां बैठ जाएगी,
परसों हो सकता है इधर बैठ जाएगी, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, जो जैसे आता है वो वैसे बैठता है। तो अस्थाई नहीं है मतलब चीजों में परिवर्तन हो सकता है, चीजों में परिवर्तन हो सकता है। अस्थाई नहीं है मतलब चीजों में परिवर्तन हो सकता है। अस्थाई है मतलब परिवर्तन हो सकता है। तो अगर अस्थाई होता तो 12 से 35 के बीच में किसी नए प्रावधान को नहीं जोड़ा जा सकता था। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार क्या है? अस्थाई। एक दूसरा एग्जाम्पल यह है कि अगर मौलिक अधिकार की हम बात करें तो एक मौलिक अधिकार को हटाया भी गया है, अनुच्छेद 31। 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद 31 आता है, अनुच्छेद 31 को हटाया भी गया है। तो यह भी कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है, बल्कि यह अस्थाई है, क्योंकि संसद, पार्लियामेंट संसद यानी पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करके किसी नए प्रावधान को मौलिक अधिकार का दर्जा दे सकता है और किसी प्रावधान को मौलिक अधिकार से हटा भी सकता है। तो इसी वजह से इसको लेकर हम कहेंगे कि यह अस्थाई नहीं है, बल्कि यह क्या है? अस्थाई। तो हम मूल अधिकार की विशेषता आपको समझाए हैं, 4 पॉइंट हम आपको समझाए। नोट में भी हमारे ख्याल से 4 पॉइंट है। और सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मूल अधिकार की विशेषता को पढ़ के समझिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप अभी हमसे पूछिए, क्योंकि दोबारा हम आपको बताएंगे नहीं। और यह परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार इंडियन पॉलिटी से कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी भी परीक्षा में, अब किसी भी परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से काफी कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहां से काफी कंसेप्चुअल प्रश्न बनता है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार विशेषता पढ़िए, विशेष तौर पर हम बोले हैं विशेषता पढ़ने के लिए, विशेषता, मूल अधिकार की विशेषता। कुछ मत पढ़िए, विशेषता पढ़िए और विशेषता बताइए समझ में आया है। आप लोग भी पढ़िए, ऑनलाइन वाले लोग। नोट नहीं है आपके पास? है क्या हुआ? नोट आपका है नहीं ली है? क्या है? क्या आज ले लेंगे। ये मोबाइल किसका है? आपका है? किसी रोज चोरी हो जाएगा, फिर कहिएगा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल ले ये करके मत आया कीजिए। बैग उग नहीं है आपको? है तो बैग उग ले करके आया कीजिए। बीच में आप कहाँ थे? कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कहाँ चले जाते हैं? घर चल जाते। अच्छा, ऐसे घर जाते रहिए। क्या? आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए, सामने आकर के पूछिए ना। अरे हम थोड़े मारेंगे महाराज, बात आप लोग तो ऐसे कर। 4 नंबर पॉइंट नहीं समझे हैं, यही बोल रहे हैं। दीजिए क्या है 4। अच्छा, ये न्यायिक पुनर्विलोकन आगे अनुच्छेद 13 पे जाएंगे ना, तो वहां पर समझिएगा। यहां पर हम इसको नहीं बताए हैं, परेशान मत होइए। बहुत कुछ आगे भी समझना है हम लोगों को। एक बार नोट दीजिए तो, एक पॉइंट यहीं पे समझा देंगे। एक पॉइंट लगता है, 2 पॉइंट विशेषता में नहीं समझा नहीं हीरो साहब? अच्छा, परेशान नहीं होना है, अभी हम खत्म थोड़े कर दिए हैं, खत्म नहीं किए हैं गुरुजी लोग। चलिए, पढ़ लिए हो? जो 4 गो पॉइंट समझाए थे वो समझे? हाँ। तो एक पॉइंट है उसमें, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 व जीवन का अधिकार संबंध में संरक्षण 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं।
मतलब ये जो है इसको हम अलग से ऐसे समझाते हैं, तो आगे हम सबसे पहले इसी को समझा देते हैं। तो आइए मूल अधिकार के विशेषता में जो लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। 5-6 विशेषता हम लिखे हैं, 4 विशेषता समझाएं, 1-2 नहीं समझाएं, 1-2 आगे भी समझाएंगे। लेकिन मूल अधिकार की विशेषता में जो लास्ट पॉइंट है अनुच्छेद 19, 20, 21 सबको लेकर के उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए बोर्ड पे, अब बाद बाकी जो समझाएं समझे हैं ना, यह सीमित है, वाद योग्य है, अस्थायी है, ये सब बात समझे हैं ना। हाँ देखिए, मौलिक अधिकार और आपात उपबंध में संबंध। मौलिक अधिकार और आपात उपबंध में संबंध। और हम आपको बता दें, जो अभी बताने जा रहे हैं ना, हमको लगता है 1275 में भी यहां से प्रश्न पूछा है, उस पॉइंट से 1275 में भी प्रश्न पूछा है, और इससे पहले वाले बिहार एसआई एग्जाम में भी पूछा है, और उससे पहले वाले बिहार एसआई एग्जाम में भी पूछा है। तो इसी वजह से इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार नहीं, एक बार से अधिक यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हां, मौलिक अधिकार और आपात उपबंध में कुछ संबंध है। तो मौलिक अधिकार और आपात उपबंध में जो कुछ संबंध है, उस संबंध को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि आपात उपबंध, अगर आपात उपबंध की बात की जाए तो आपात उपबंध 3 प्रकार का होता है। आप सब लोग इस बात से थोड़ा बहुत तो अवगत होंगे ही। एक राष्ट्रीय आपात होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है, और तीसरा वित्तीय आपात होता है। तीसरा वित्तीय आपात होता है। यानी आपात की अगर हम लोग बात करें तो आपात 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, इसमें सिर्फ राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है, राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है ना, तो मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसका मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वित्तीय आपात लागू होता है तो इसका भी मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहली बात तो परीक्षा के लिहाज से यही महत्वपूर्ण है कि किस आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। ठीक है, ये बात, राष्ट्रीय आपात के लागू होने से मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, पहली बात यह है। ठीक है,
अब इसके बाद वही राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न यह भी बनता है, किस किस आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। ठीक है ये बात। अब देखिएगा, अगर बात राष्ट्रीय आपात की करें तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। एक तो प्रथम दृश्य आप समझिए, फिर दूसरी बार में इसको थोड़ा डेप्थ में समझाएंगे, लेकिन प्रथम दृश्य जो है ऊपर ऊपर से समझिए और उतना में ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन दूसरी बार जब समझाएंगे तब थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, मतलब अपने आप लागू हो जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, यानी अपने आप लागू हो जाता है। और जब अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है तो अनुच्छेद 19 में जो फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 19 में जो फंडामेंटल राइट है वह आपको निलंबित हो जाता है, वह आपको निलंबित हो जाता है, वह आपको निलंबित हो जाता है। मतलब अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है 352 के तहत, 358 अपने आप लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में ही एक अनुच्छेद 19 है, यह भी एक फंडामेंटल राइट है और यह निलंबित हो जाता है राष्ट्रीय आपात के लागू होते हैं, यह निलंबित हो जाता है राष्ट्रीय आपात के लागू होते हैं। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार है, भारत में आने जाने का अधिकार है, ये सब अधिकार आपका निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अलावे अगर किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो, अनुच्छेद 19 के अलावे अगर किसी और मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो, मतलब अनुच्छेद 18 को, अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 16 को या किसी अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो उस मौलिक अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति को अलग से आर्टिकल 359 के तहत घोषणा करना पड़ेगा। राष्ट्रपति 359 के तहत घोषणा करके 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे, और जो दो मौलिक अधिकार नहीं निलंबित होंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार, दो अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। मतलब जब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है तो संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है यह निलंबित नहीं हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है। बिहार एसआई परीक्षा में यही पूछा है, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाता अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसके अलावे अन्य सब मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। देखिए, आपको
अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की घोषणा ऐसे नहीं हो जाता है, एज इट इज राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं होता है, एज इट इज राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि राष्ट्रीय आपात लागू किए जाते हैं और किए भी गए हैं, 3 दफा किए गए हैं, 1962, 1971 और 1975। राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लागू किए जाते हैं। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार हैं। यही 3 आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो गया हो, भारत का पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी भी देश के साथ युद्ध हो गया हो, भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, चीन आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, बांग्लादेश आक्रमण कर दिया, कोई भी आक्रमण कर दे, या भारत में सशस्त्र विद्रोह होने लगे, भारत में सशस्त्र विद्रोह होने लगे मतलब अस्त्र शस्त्र के साथ भारत की आम जनता सड़क पर उतर जाए, भारत की आम जनता सड़क पर उतर जाए, सशस्त्र विद्रोह। इन स्थितियों में अनुच्छेद 352 के तहत जो है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है। अब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपात लागू होता है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य आपात। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपात लागू होता है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य आपात, बाह्य आपात। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपात लागू होता है, इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक आपात, आंतरिक आपात, आंतरिक आपात कहते हैं, आंतरिक आपात कहते हैं। देखिए, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, जब अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, मतलब जब बाह्य आपात लागू होता है, जब राष्ट्रीय आपात 352 के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, तभी अनुच्छेद 358 लागू होता है। और 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हो, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात, अगर 352 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हो, तो अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता है और अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता है और अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। एक बार फिर से समझिएगा, अगर 352 अनुच्छेद 352 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू हो, तब 358 अपने आप लागू हो जाता है और 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हो, तब अनुच्छेद 358 लागू नहीं होता है और हमारे जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में, वह भी निलंबित नहीं, वह भी निलंबित नहीं। बात समझे हैं? ठीक है ना? सोइए नहीं आप, देखिए आपके बगल में है, कहां सो रही है? आपके अगल बगल में कोई सो रही है? नहीं सो रही, आप ही को बोल रहे हैं। एकदम पूरा आंख ऐसे करके देख रही है, समझे? खा पी करके सो करके नहीं आते हैं। 12 बजे खा लीजिए और सो जाइए आराम से, 1.5-2 घंटा दबा के सोइए, तब आइए 2:30-3 बजे आराम से क्लास आइए, कोई दिक्कत नहीं, समझे? सो करके क्लास आइएगा तो नींद नहीं लगेगा, लगता है आप लोग सो करके नहीं आते हैं।
बहुत पढ़ते हैं लगता है आजकल, रात रात भर लाइब्रेरी में पढ़ती होगी क्या? यही ना है। बुखार आया हुआ? अरे हम उसको नहीं बोल रहे, हम तो उसको देखबे नहीं, हम उसको बोल रहे हैं। और ये भी पकड़ा गई बेचारे। हम किसको बोल रहे थे? हाँ उसको बोल रहे हैं, वो लड़की समझ गई, हाँ उसी को बोल रहे हैं हम। बुखार आ गया है, दवाई ववाई नहीं लिए हैं? बच जाइएगा ना। हाँ बचना है, अभी आपका बहुत काम है, समझे? चलिए आइए अब समझे हैं गुरुदेव, समझ गए ना? देखिए उस एक लाइन में इतना कुछ छुपा हुआ था, समझ गए? तो एक बार इसको देख लीजिए पूरा, एक बार जवाब दीजिए तो, समझे हैं तो। मौलिक अधिकार सीमित है या असीमित? क्या है? नोट में देखिए क्या है, असीमित नहीं है मतलब सीमित है। बताइए आप लोग क्या कीजिएगा? बताइए, इतना अच्छे से समझाए हैं, हिंदी लिख करके, अंग्रेजी लिख करके, एग्जाम्पल दे करके, ध्यान में नहीं रहा, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रहा। क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान से सुना कीजिए और देखिए, गलती ये सब आप परीक्षा में भी करेंगे, इन चीजों को सुधारिए अपने में। जब अभी तुरंत पढ़ाए हुए चीजों को आप लोग गलती कर रहे हैं तो पता नहीं, परीक्षा तो दिसंबर में होगा, यानी अगर नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में आ गया तो परीक्षा दिसंबर में होगा। तो थोड़ा अच्छे से होश हवास में जवाब दीजिए। मौलिक अधिकार सीमित है या असीमित? सीमित ना? वाद योग्य है या नहीं? है ना? मौलिक अधिकार अस्थाई है या अस्थाई? अस्थाई ना? मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता? संसद ना? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, कौन आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय। कौन आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। राष्ट्रीय आपात जब अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है तो कौन अनुच्छेद स्वतः लागू हो जाता? 358 के लागू होते ही कौन मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता? अनुच्छेद 19 के अलावे अगर अन्य किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद के तहत करेंगे? कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान भी कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? 20 और राष्ट्रीय आपात के दौरान भी कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? 20 और अच्छा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होगा, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? राष्ट्रीय आपात के दौरान भी दो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1900। अच्छा एक बात बताइए, जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात लागू होता है 352 के तहत, तभी ना 358 लागू होता है और तब ना अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हो तो क्या अनुच्छेद 19 निलंबित होगा? नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। क्लियर है बात ये? अब आगे आइए,
ये तो हो गया मौलिक अधिकार की विशेषता। तो सबसे पहले हमने आपको मौलिक अधिकार के अर्थ को समझाया, फिर मौलिक अधिकार की विशेषता को हमने आपको समझाया, और अब मौलिक अधिकार से संबंधित संवैधानिक उपबंध, मौलिक अधिकार से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध है, अब उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको वर्ष 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। और 1931 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया। और 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस ने अंग्रेजों से किया। और जो मौलिक अधिकार का प्रारूप था, उस मौलिक अधिकार का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने जो मौलिक अधिकार की मांग ब्रिटिश सरकार से किया, उस मौलिक अधिकार को लेकर प्रारूप तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फिर अंग्रेज जब तक भारत में रहे, तब तक तो भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं दिया। अंग्रेज जब तक भारत में रहे, तब तक भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारत के लिए संविधान का निर्माण होने लगा, तो संविधान निर्माण हेतु कई सारी बड़ी समितियों का गठन किया गया, कई सारी छोटी समितियों का गठन किया गया। उन्हीं समितियों में एक मौलिक अधिकार को लेकर उप समिति का गठन किया गया था। और मौलिक अधिकार को लेकर जो उप समिति का गठन किया गया था, उस उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और मौलिक अधिकार उप समिति ने जो सुझाव दिया, उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए तथा अमेरिकी संविधान को पढ़ते हुए, अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को लेकर जो प्रावधान था, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अंततः भाग 3 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है, उसको लेकर हम यह भी कह सकते हैं, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है, उसको लेकर के हम यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका का प्रभाव भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करते हुए देखने को मिला है। और हमने आपको बताया भी है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को लेकर जो प्रावधान है, वह अमेरिका से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। यही वजह है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता। मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। यही वजह है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा की अगर आप बात करेंगे, फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग हुआ है ब्रिटेन में पहली बार, लेकिन यह है फ्रांसीसी शब्द। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम ब्रिटेन में। और इसका हिंदी होता है महाधिकार पत्र। इसका हिंदी होता है महाधिकार पत्र। महाधिकार पत्र, महाधिकार पत्र इसका हिंदी होता है। देखिए, कहा जाता है कि जैसे भारत में आज ना लोकतंत्र है, आज ना डेमोक्रेसी है। पहले भारत में लोकतंत्र नहीं था। पहले भारत में था राजतंत्र। राजतंत्र था, राजाओं का शासन हुआ करता था। राजाओं का शासन हुआ करता था। उसी प्रकार से अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे, अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे तो जो आपको ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी पहले राजतंत्र हुआ करता था। बाद में जाकर ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में स्टार्टिंग से लोकतंत्र ही था, नहीं। विश्व के किसी भी देश में शुरू से लोकतंत्र नहीं था। विश्व के किसी भी देश में शुरू से लोकतंत्र नहीं था। विश्व के लगभग हर देश में स्टार्टिंग में राजतंत्र था, बाद में जाकर लोकतंत्र स्थापित हुआ। ब्रिटेन में भी पहले राजतंत्र था, बाद में जाकर लोकतंत्र स्थापित हुआ। भारत में भी पहले राजतंत्र था, बाद में जाकर लोकतंत्र स्थापित हुआ। बाद में जाकर लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो ब्रिटेन के 1215 ईस्वी में राजा हुआ करते थे। उनका नाम था जॉन किंग। जॉन किंग ब्रिटेन के राजा का नाम था। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जॉन किंग। बारह सौ पंद्रह ईस्वी में ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जॉन किंग। ब्रिटेन के राजा जॉन किंग के ऊपर, ब्रिटेन के राजा जॉन किंग के ऊपर, ब्रिटेन के राजा जॉन किंग के ऊपर, जॉन किंग के ऊपर वहां के सामंतों ने राजा के अधिकारी को मान न लीजिए, राजा के अधिकारी को सामंत मान लीजिए आप। राजा के जो अधिकारी थे, राजा के आसपास के जो अधिकारी थे, उसको आप सामंत मान सकते हैं। ब्रिटेन के राजा जॉन किंग के सामंतों ने जॉन किंग पर दबाव बनाया कि आम जनता को कुछ अधिकार दिया जाए, आम जनता को कुछ अधिकार दिया जाए। राजतंत्र क्यों अच्छा शासन नहीं था? राजतंत्र इसलिए अच्छा शासन नहीं था क्योंकि राजतंत्र में आम जनता को नगण्य अधिकार होता था, न के बराबर अधिकार होता था। राजतंत्र में राजा जो कह दिया वही कानून है, जो कह दिया राजा वही कानून है। राजा का जो मन हुआ राजा वही करेगा, राजा का जो मन होगा राजा वही करेगा। यही वजह है कि राजतंत्र अच्छी शासन प्रणाली नहीं मानी जाती है। राजतंत्र अच्छी शासन प्रणाली नहीं मानी जाती है। तो सामंतों ने ब्रिटेन के राजा जॉन किंग पर जब दबाव बनाया, सामंतों ने इस बात को लेकर दबाव बनाया कि आम नागरिकों को कुछ अधिकार दिया जाए, आम नागरिकों को कुछ अधिकार दिया जाए, कुछ अधिकार दिया जाए, कुछ अधिकार दिया जाए। तो सामंतों के दबाव में आकर
ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने 1215 ईस्वी में आम जनता को पहली बार कुछ बेसिक अधिकार, कुछ मूल अधिकार प्रदान किया। उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जैसे ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने 1215 में वहां के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए जो लोगों के मानवीय और भौतिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ, उसी प्रकार से भारत के लोगों को मूल अधिकार भाग 3 प्रदान करता है। भारत के लोगों को मूल अधिकार भाग 3 प्रदान करता है, जो भारत के लोगों के मानवीय और भौतिक विकास में सहायता प्रदान करता है। यही वजह है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। अब इसके बाद अगर आप मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, 7। अगर मूल संविधान की आप बात करेंगे तो जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। तरीके बहुत आगे इधर आइए। सात मौलिक अधिकार हुआ करते थे। मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, एक था समानता का अधिकार, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पच्चीस से 28। और फिर इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। फिर आपको संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और फिर आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। तो मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में यही 7 मौलिक अधिकार, मूल संविधान में यही 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। लेकिन बाद में जाकर
संविधान संशोधन के जरिए एक मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया, और जब एक मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया तो फिर मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घट करके हो गई 6। 7 से घट करके हो गई 6। एक बात आप जानिए, और इस बात को सदा सदा के लिए याद रख लीजिएगा, और वह बात यह है कि संविधान में जो भी प्रावधान है, बशर्ते कि वो संविधान के मूल ढांचा में नहीं आता हो। गौर कीजिएगा इस बात पे। संविधान में समझिए, संविधान में जो भी प्रावधान है, बशर्ते कि वो संविधान के मूल ढांचा में नहीं आता है, उन सभी प्रावधानों में संशोधन भारत की संसद कर सकता है। संविधान के कोई भी प्रावधान हो, मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, संघ का शासन हो, राज्य का शासन हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, संविधान में जो भी प्रावधान है उसमें संशोधन संसद कर सकता है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में है यह, इसी वजह से संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि वैसे कोई भी प्रावधान जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया हो, संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया हो, वैसे कोई भी प्रावधान जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया हो, बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया हो, उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है, संसद भी संशोधन उसमें नहीं कर सकता। लेकिन मूल ढांचा के अलावे अन्य सभी संवैधानिक प्रावधान में संसद संशोधन कर सकता है। मौलिक अधिकार में भी संसद ने ही संशोधन किया है, मौलिक अधिकार में भी संसद ने ही संशोधन किया है। आपको एक 44वां संविधान संशोधन हुआ है। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। जानते हैं जो 44वां संविधान संशोधन है, भारतीय इतिहास में 2 बहुत बड़े संविधान संशोधन है, एक 42वां और दूसरा 44वां। और एक बात जानिए आप कि 1947 मतलब आजादी से 1977 ईस्वी तक, 1947 से 1977 ईस्वी तक, आजादी से 1977 ईस्वी तक मतलब लगातार 30 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। 1947 से 1977 लगातार 30 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। पहली बार सत्ता परिवर्तन 1977 में हुआ और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी के सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ही, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ही, चला लीजिए मोबाइल, कोई बात नहीं है, आपका रूम ही तो है ये, ठीक है। मोबाइल चलाना अति आवश्यक है, उसके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है
मास्टर ऐसे बन गए हैं, हैं? उधर वो ब्लैक ड्रेस वाली जो है, ये थोड़ा सा पिलर के पीछे, इसको लग रहा था हम देखिए नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे आप? जो मोबाइल चला रही थी, खड़ी हो जाइए आप। क्या कर रही थी? क्लास मोबाइल चलाने आती हैं आप? क्लास के बाद भी मोबाइल चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता है। बताइए, क्लास में तो आज हम 5 बजे तक पढ़ाएंगे, उसके बाद आप 5 से 5:15 15 मिनट का गैप रहता है, उसमें आप मोबाइल चला लेते। तो ऐसे मत किया कीजिए। इससे देखिए घाटा किसको है जानते हैं? आप ही को घाटा है, हमको कोई घाटा थोड़े है, हमको कोई घाटा नहीं है। तो थोड़ा कैरियर को जो है ना प्रायोरिटी में रखिए, अब मोबाइल को सेकेंडरी में रखिए। प्राइमरी में कैरियर को रखिए, मोबाइल को सेकेंडरी में रखिए, समझे? नहीं तो बस जीवन भर मोबाइले चलाते रह जाइएगा, फिर जाइएगा कहीं बेलना बेलिएगा, बउआ को खिलाइएगा, समझे? वही नौकरी हो जाएगा, बेरोजगार लड़का शादी कर लीजिएगा, कहिएगा बेलना तुम बेलो, बउआ को तुम खिलाओ, समझे? बैठ जाइए। तो हल्ला मत कीजिए। आप लोग काहे बंदर जैसे करते हैं? यानी एकदम जो है वो सुधरने वाला नहीं है ना। मत सुधरिए, मेरा क्या लीजिएगा? मेरा कुछ नहीं लीजिएगा। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ही 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और मोरारजी देसाई सरकार ने ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और जब संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हट गए तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घट करके हो गई 6। 7 से घट करके हो गई 6 और वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार जिसकी चर्चा 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसकी चर्चा 23 और 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा 25 से 28, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की चर्चा 29 और 30 और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में। अब देखिए संपत्ति के अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो संपत्ति के अधिकार की चर्चा 2 अनुच्छेद में था। एक तो अनुच्छेद 31 में था ही, ABCDEF संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 के साथ साथ अगर देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 के साथ साथ अनुच्छेद 19 के 1 के एफ या हिंदी में कहे तो अनुच्छेद 19 के 1 के च, अनुच्छेद 19 के 1 के च में भी संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 को तो निरस्त किया ही गया, अनुच्छेद 31 के साथ साथ अनुच्छेद 19 के 1 के एफ या 19 के 1 के च को भी निरस्त कर दिया गया। दोनों अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया, दोनों अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया, दोनों अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके रखा गया कहां? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके रखा गया अनुच्छेद 300 के क में, 300 के क में। और 300 के क में रखते हुए
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। या विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों में कुछ अंतर होता है, दोनों में कुछ अंतर होता है। गौर से समझिएगा इस बात को। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर होता है। अगर अंतर नहीं होता तो काहे के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा देता? काहे के लिए अनुच्छेद 31 को निरस्त करता, 31 में रहने देता? अनुच्छेद 300 के क में काहे शामिल किया गया? कहीं ना कहीं जो कानूनी अधिकार है और जो मौलिक अधिकार है, कहीं ना कहीं जो कानूनी अधिकार है और जो मौलिक अधिकार है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता होगा। हां, दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करता है, कानूनी अधिकार में परिवर्तन या बदलाव या संशोधन साधारण विधेयक के जरिए, साधारण विधेयक के जरिए विधायिका करता है, साधारण विधेयक के जरिए विधायिका कर देता है। तो कुछ बेसिक अंतर है, कुछ बेसिक अंतर है मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में। उसकी चर्चा अभी आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जानिए आप, जो मूल मौलिक अधिकार है, ऐसे तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, लेकिन जो मूल मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 के बीच में है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 के बीच में है। और इस चैप्टर के विषय में कान खोल करके दिल दिमाग में बैठा लीजिए। अनुच्छेद 14 से 32 तक जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में क्या है याद रखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। कहिए क्यों? 3 क्वेश्चन बता रहे हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और सीधे यह पूछा गया है यह बात कौन अनुच्छेद में है आपके बिहार एसआई परीक्षा में। पहला प्रश्न क्वेश्चन बैंक आ रहा है, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। नौ तारीख को आ रहा है, शुक्रवार को, शुक्रवार है ना, 9 को शुक्रवार होगा, शुक्रवार को आ जाएगा। सब चीज हम शुक्रवार को करते हैं ना, क्वेश्चन बैंक भी शुक्रवार को मिल जाएगा। शुक्रवार को दिला देंगे आप लोग को। क्वेश्चन बैंक के साथ बैग भी मिलेगा, समझे। और एक बात जान लीजिए, क्वेश्चन बैंक और बैग मिल जाएगा, शुक्रवार तक में मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक का चर्चे करना सही ना है। तो क्वेश्चन बैंक आएगा तो आप अपना देख लीजिएगा। एक तो यह है 3 प्रश्न जो हमें याद है। पहला,
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? पहला पूछा गया ये प्रश्न है। अरे जवाब मत दीजिए, समझिए। यही ना आप लोग का बड़ी अजीब हाल है, जब समझाएंगे तब समझिएगा नहीं। और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आम के जगह इमली, इमली के जगह कटहल, कटहल के जगह लीची, समझे? तो ये क्यों होता है? आम के जगह इमली, इमली के जगह कटहल, कटहल के जगह लीची क्यों होता है? क्योंकि समझाने वक्त आप चीजों को समझते नहीं है। अभी इस बात को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर जवाब देना है, फिर हम बताएंगे तो जवाब देना है आपको। तो एक प्रश्न, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? दूसरा प्रश्न, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध कौन अनुच्छेद लगाता है? तीसरा प्रश्न, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कौन अनुच्छेद करता है? यह तो 1275 में पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर के हम ये बात कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 मूलतः मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 किस अनुच्छेद में क्या है, ये बात याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि आपको अनुच्छेद समझ में आ जाए और उस अनुच्छेद को आप याद रख ले। आपको अनुच्छेद समझ में आ जाए और उस अनुच्छेद को आप याद रख ले। समझे बात को? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन बैठे रहिए, बैठे रहिए। कल तो पॉलिटी का टेस्ट हो गया, रिजल्ट आ जाएगा ना। चोरी उड़ी किए थे ना आप लोग? खूब नहीं किए थे? अच्छा, तो पता चल जाएगा अभी तुरंत 2 मिनट में। दीजिए पॉलिटी का नोट, पुराना वाला नोट दे। अरे क्वेश्चन नहीं चाहिए, नोट चाहिए, पुराना वाला नोट। इसको बाइंडिंग करवा लीजिए। हीरो सब, शांत रहिए। बायोलॉजी का चैप्टर 9 खत्म ना हो गया था? 10 भी हो गया। तो चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव आप लोग देखे, हम तो दिए थे लेकिन पूछे ना है। पूछे नहीं ना है? बायोलॉजी ही दीजिए। अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, हाँ पता है, चौथा चैप्टर शुरू हुआ है। कल पूछेंगे। अच्छा, पॉलिटी भी कल पूछेंगे? पॉलिटी तो अभी पूछ सकते हैं ना। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एक बार फिर से बोल रहे हैं। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एक बार फिर से पूरे ऑब्जेक्टिव को कर लीजिएगा, कल पूछेंगे। कल के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 होमवर्क है, और परसों के लिए जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 कल 9 पूछ देंगे और परसों 10 पूछ देंगे। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, जितना हो गया है सिलेबस बार बार रिवीजन करते रहिए। जितना अधिक से अधिक बार आप चीजों का रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए फायदामंद रहेगा। तो जितना हो गया है उसका बार बार रिवीजन कीजिए। बाद में आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा, अभी ही समय है, आप रिवीजन कर लीजिए। बाद में कहिएगा रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी जो टाइम है सेल्फ स्टडी में उसको जो है आप कीजिए। ठीक है, पूछते हैं पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन, रेंडमली पूछते हैं किसी किसी से। वो पीछे से 5 लड़का आ जाओ, तो जो चाहता है क्वेश्चन पूछो। आओ, सब नालायके है पीछे में। पीछे से 5 बेंच से 5 को लड़की आ जाइए। लड़का लोग नालायक है, लड़कियों नालायके है कि लड़की है थोड़ा लायक? आ जाइए। पांच लड़की आइए पीछे 5 बेंच से, जो चाहती है कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, तब बाद में कहती है कि सर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अभी ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्या लड़का लोग सब एकदम सफाचट,
5 गो लड़की आएगी, नहीं तो हम जाके कूट देंगे 5 बेंच को। एकात्मक सरकार कौन देश में पाई जाती है? ब्रिटेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? है BN राव। ठीक है, जाइए। ठीक है, सही जवाब दे दी लड़की। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आराम से बोलिए, कोई बात नहीं। भूल गए? हाँ बोलिए ना। हाँ, क्यों महत्वपूर्ण? पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। बोलिए ना। आ जाइए ना आगे, बोलिए ना, बोलिए आराम से। ठीक है, यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए यह है महत्वपूर्ण। जाइए, कोई बात नहीं, कम से कम हिम्मत तो किया। और पूछ ले। हाँ, अच्छा, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, कौन कौन है? अच्छा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए कौन कौन शब्द जोड़े गए? अखंडता। राज्य को परिभाषित कौन कौन अनुच्छेद करता है? और 36। ठीक है, ठीक है, जाइए। पढ़ते उड़ते ना है आप लोग? वह जिधर से बोलते हैं उधर से वे नहीं करते हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। आ गए? कौन चीज़ का एग्जाम देना है? कहाँ है? हाँ, तो 1 दिन में लौट जाइएगा। हाँ, 1 दिन में लौटना है, जाइए। तो सिस्टर को नहीं दिलाना है, अपना भागी लीजिए सिर्फ। एगो बहाना, बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाएगी।